नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। यह योजना दिल्ली में राशन को हर घर तक पहुंचाने की थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी। एक हफ्ते के बाद यह लागू होनी थी। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं ली गई, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। योजना पर रोक लगाए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें दोस्तों, राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि यह योजना केंद्र की योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है, जिसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है, न कि राज्य। इसलिए दिल्ली सरकार की इस योजना को न तो नाम बदल सकती है और न ही इसको किसी और के साथ जोड़कर कर सकती है। अदालत ने कहा है कि केंद्र दिल्ली, यूपी और हरियाणा में फंसे प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराए जाएं। मई से प्रवासियों को सूखा राशन दिया जाए। राशन को दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों को बिना आई कार्ड के दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली, यूपी में फंसे हुए प्रवासी कामगारों की पहचान करें और सड़क मार्ग से या केंद्र की मदद से ट्रेन द्वारा परिवहन प्रदान करें। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सामुदायिक रसोई के माध्यम से फंसे प्रवासियों को एक दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराएं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक हफ्ते में नए मामलों में आई 32% की कमी। महाराष्ट्र में कम नहीं हो रही है मौतें। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में नए मामलों में तेजी से गिरावट आई है। पिछले एक हफ्ते के दौरान संक्रमण के मामलों में 32% और मृतकों की संख्या में 19% की गिरावट दर्ज की गई। 58 दिन बाद पिछले 24 घंटों में सबसे कम 1,20,529 नए मामले सामने आए। इससे पहले 7 अप्रैल को 1,26,789 मामले सामने आए थे। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों के दौरान दुनिया भर में नए मामलों में 15% और मौतों की संख्या में 11% की कमी आई है। पिछले 7 दिनों में देश में कुल 9,74,404 मामले मिले हैं और 21,717 मौतें हुई है, जबकि उसके पहले के 7 दिनों में 14,34,362 मामले पाए गए थे और 26,876 लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना वायरस के चलते प्रतिदिन होने वाली मौतें कम हो रही है, लेकिन मामलों की तुलना में उनमें ज़्यादा कमी नहीं आ रही है, जो कि चिंता का एक कारण बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर खर्च में लाए तेजी। एमएसएमई के बकाये का जल्द से जल्द हो भुगतान। जी हां दोस्तों, कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था की रिकवरी में तेजी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के काम में तेजी लाना चाहती है, ताकि आर्थिक पहिए की रफ्तार तेज की जा सके। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर होने वाले खर्च में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मंत्रालयों से इस बात में निजी क्षेत्रों को सहयोग करने के लिए भी कहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को ताकत देने में पूंजीगत खर्च में होने वाली बढ़ोतरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से उन्होंने अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित बड़ी योजना पर होने वाले खर्च में तेज लाने के लिए कहा है, ताकि उन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली सरकार ने किया लॉकडाउन में छूट का ऐलान। खुलेंगे बाजार और मॉल। 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलाने का भी ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने लॉकडाउन की पाबंदियों में कई सारी रियायतों की भी घोषणा की है। दिल्ली में सभी बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। बाजार ओड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी किसी भी दुकान को एक दिन
छोड़कर खोलने की इजाजत होगी। दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं मेट्रो का संचालन 50% क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जरूरी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर अब 1% से भी कम है। स्थिति काफी कंट्रोल में है, इसलिए धीरे धीरे काफी कुछ खोला जा रहा है। ई कॉमर्स के जरिए भी आपूर्ति जारी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करते हुए विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने एमएसएमई को दी बड़ी राहत, 2 गुना बढ़ गई लोन रिस्ट्रक्चरिंग लिमिट। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण समाधान व्यवस्था 2.0 के दायरे का विस्तार किया है। आरबीआई ने इसके तहत एमएसएमई, गैर एमएसएमई, छोटे कारोबार और लोगों के लिए कारोबारी उद्देश्य से अधिकतम कर्ज सीमा को 2 गुना कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। अभी तक यह दायरा 25 करोड़ रुपए था। रिजर्व बैंक ने 2 मई को दबाव झेल रहे व्यक्तिगत लोगों, छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रेजुलेशन फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा की थी। यह योजना ऐसे यूनिट के लिए थी जिनका कुल लोन 25 करोड़ रुपए तक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने के अवसर पर कहा कि समाधान रूपरेखा 2.0 के तहत अधिक कर्जदार को लाभ देने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब 50 करोड़ रुपए तक के कर्ज वाले एमएसएमई, गैर एमएसएमई, छोटी यूनिट या व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच निकाला धार्मिक जुलूस, 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के गांव में कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके धार्मिक जुलूस कलश यात्रा निकालने पर पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन ने क्षेत्र के पटवारी ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया था, जबकि पुलिस बीट के मुख्य कर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। रतलाम जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर नामली थाना क्षेत्र के बरबोंदना गांव में गुरुवार को निकाले गए धार्मिक जुलूस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में इस जुलूस में अनेक महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर चलती दिखाई दे रही हैं और अन्य सैकड़ों लोग भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में 15 जून से लागू हो जाएगा सख्त लव जिहाद लॉ, दोषियों को होगी 10 साल की जेल। जी हां दोस्तों, यूपी मध्य प्रदेश की तरफ गुजरात में भी मजहब छिपाकर शादी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यूपी की तर्ज पर बना लव जिहाद कानून 15 जून से राज्य में अमल में आ जाएगा। राज्य की विजय रूपाणी सरकार की ओर से तैयार किए गए इस कानून को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब इस कानून के अमल में आने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के 15 जून को लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति लालच, जबरदस्ती, छल कपट या किसी भी तरह की हिंसा करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेगा। ऐसे करने पर आरोपी को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस लव जिहाद कानून के तहत छल कपट से शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा मिलेगी। इसके साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आरोपी संगीन है तो आरोपी पर सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। कानून के तहत धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर यही अपराध नाबालिग के साथ किया होता तो 7 साल की सजा या 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। जी हां दोस्तों, किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मना रहा है। काला झंडा थामे किसानों ने इस कानून को वापस नहीं लिए जाने को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थलों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती भी दिखाई दी और बैरिकेड्स लगाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ संपूर्ण कृषि क्रांति का आह्वान किया था। विभिन्न किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में मुसीबत बनेगी गुपचुप शादी, विवाह पंजीयन के लिए प्रशासनिक अनुमति रहेगी जरूरी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान गुपचुप शादी रचाने वाले दंपतियों को विवाह पंजीयन कराने में परेशानी हो सकती है। नवविवाहित दंपतियों को शासन के नियमों के अनुसार विवाह पंजीयन करवाना होता है। नवयुगलों के लिए नगर निगम कोरबा ने नियम जारी किया है कि पंजीयन की अर्जी के साथ विवाह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से ली गई अनुमति का प्रमाण पत्र भी देना होगा। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम ने यह कवायद की है। विवाह के बाद पंजीयन के लिए शासन ने निर्धारित नियमों के अनुसार 3 प्रमुख दस्तावेज वर व वधु समेत दोनों पक्ष के शपथ पत्र, आधार पहचान पत्र, दोनों के पासपोर्ट आकार की 2 फोटो और कक्षा 10वीं की अंक सूची मूल प्रमाण पत्र दिखाना होता है। मार्च 2020 से लेकर इस साल मई के बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए घोषित किए गए लॉकडाउन में कुछ समय के लिए मांगलिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रही। इसके बाद छूट देते हुए प्रशासन की अनुमति से ही शादी ब्याह करने की सहूलियत दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार नेता, भारत चीन मुद्दे पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं और भारत चीन के मुद्दों को सुलझाने में समर्थ हैं। पुतिन ने शनिवार को इस बात पर जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता हैं जो दोनों देशों के बीच मुद्दों को समाधान करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र से इतर किसी भी ताकत को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भारत चीन के द्विपक्षीय मुद्दों में किसी तीसरे क्षेत्रीय ताकत को दखल नहीं देना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन ने क्वाड गठबंधन पर कहा कि रूस किसी भी राष्ट्र के किसी पहल में शामिल होने का आकलन नहीं कर सकता, लेकिन किसी साझेदारी का लक्ष्य किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर मुद्दे पर इमरान खान बोले, भारत के पास कोई रोड मैप है तो हम बातचीत को हैं तैयार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर कश्मीर को लेकर भारत से बातचीत करने को तैयार दिख रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत के पास कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। इसके साथ ही एक बार फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि हम कश्मीर के मुद्दों पर तभी साथ बैठ सकते हैं जब कश्मीर में दोबारा से पुरानी स्थिति बहाल की जाए। कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की रातों की नींद उड़ी हुई है। यही कारण है कि वह समय समय पर कश्मीर का राग अलापते लगते हैं। इस बार भी उन्हें भारत के सामने सशर्त बातचीत की पेशकश कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में इमरान खान ने कहा है कि अगर कश्मीर को लेकर भारत के पास किसी भी तरह का कोई रोड मैप है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अभी तक भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में अगले 3 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, नौतपा का पीरियड खत्म होने के बाद भी उत्तर भारत में गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नया अलर्ट जारी करते हुए लोगों को भीषण गर्मी के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में 7 जून से 9 जून तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोन मोरेटोरियम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ईएमआई भरने में विफल रहने वालों के लिए की गई यह मांग। जी हां दोस्तों, कई सेक्टर्स और वर्क्स के कारोबारियों पर कोरोना की दूसरी लहर के गंभीर असर को देखते हुए उन्हें कर्ज भुगतान में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम करने के लिए कई राज्यों में लगाए गए
लॉकडाउन से लोगों और कारोबारियों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। याचिका में ऐसे लोगों को इस वर्ष जून से अगस्त तक कर्ज भुगतान में छूट या मोरेटोरियम दिए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही याचिका में अप्रैल से अगस्त तक कर्ज की किस्त चुकाने में विफल रहने वालों के लोन खातों को फंसा कर्ज घोषित नहीं करने की भी मांग रखी गई है। गैर सरकारी संगठन डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवादी बनाते हुए याचिका में कहा है कि आर्थिक दिक्कतों और महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए राहत पैकेज पर भी विचार किया जाए। ये कोई छुपी बात नहीं है कि कोरोना महामारी में मध्यम वर्ग की ही आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वेस्ट बैंक में इजरायली आर्मी और फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों में झड़प, 113 लोग घायल। जी हां दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक बार फिर वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ संघर्ष में 113 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि संघर्ष शुक्रवार को उस समय हुआ जब इजरायली सेना ने नॉर्थ वेस्ट बैंक के शहर नबलस के दक्षिण में स्थित बेईता गांव में एक समझौता विरोधी रैली को तीतर बीतर किया। चश्मदीदों ने बताया है कि सैनिकों पर पथराव करने वाले प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए इजरायली सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां और गोला बारूद दागे। गांव के पास जबल सबिया माउंटेन पर शुक्रवार दोपहर को रैली का आयोजन यहूदियों को बसाने के लिए एक समझौते चौकी स्थापित करने की तैयारी के विरोध में किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि चौकी स्थापित करने के लिए पहाड़ के अधिग्रहण के प्रस्ताव के रूप में इजराइल ने पहाड़ पर 20 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फेसबुक ने 2 साल के लिए यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। फेसबुक का यह फैसला 7 जनवरी 2021 से प्रभावी माना जाएगा। इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। ट्विटर और फेसबुक दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। फेसबुक के वाशिंगटन में 6 जनवरी को संसद परिसर में हुई हिंसा को भड़काने के लिए 4 महीने पहले ट्रंप के खाते को निलंबित कर दिया था। ट्रंप को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीट पर भी स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा नेक्सॉन महिंद्रा हुंडई की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार पर्यावरण के लिए है बेहतर। जी हां दोस्तों, इंडिया के साथ दुनिया के सभी देश पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने यहाँ होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते 5 जून को दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं से होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस CO2 होती है। ऐसे में इंडिया के साथ कई बड़े देश अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं, जिससे समय पर रहते प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। हम आपको देश में मिलने वाली ऐसी ही कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें खरीदकर आप प्रदूषण को रोकने में मददगार बन सकते हैं। इसके साथ इन कारों पर पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में खर्चा भी कम आता है, जिससे आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारत में 3 कंपनियों की बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारें मिलती हैं, जिनमें टाटा नेक्सॉन, हुंडई कोनिका इलेक्ट्रिक और महिंद्रा ईवर्टो शामिल है। टाटा मोटर्स ने बीते साल जनवरी में पहली अपनी इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर नेक्सॉन SUV को लॉन्च किया था। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक SUV सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। इसके साथ ही नेक्सॉन केवल 60 मिनट में 80% तक चार्ज की जा सकती है और इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।